नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th एंट्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और मेनली जो क्वेश्चंस होंगे जामिया एंट्रेंस के होंगे, AMU एंट्रेंस के होंगे, या अगर CHS का आप एंट्रेंस देते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट। तो सबसे तेज साउंड किस में ट्रेवल करती है पूछा गया है। तो देखिए साउंड की अगर बात करी जाए, साउंड सबसे तेज ट्रेवल करती है सॉलिड में, तो सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिक्विड में ट्रेवल करती है और सबसे धीमे ट्रेवल करती है किसमें, गैस में। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करी जाए, वैक्यूम में साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। याद रखिएगा वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी दी गई कितनी दी गई, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, आपको बताना क्या है, वेवलेंथ दी गई है और स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको स्पीड बतानी है। स्पीड देखिए कैसे बता पाएंगे, तो पहले फ्रीक्वेंसी को समझिए। फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 किलो हर्ट्ज, पहले इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ मतलब लेमडा दिया गया है कितना है, 0.8 है, मीटर में दिया गया है। स्पीड आपको बतानी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन लेमडा होता है। तो यहाँ से v जो आ जाएगा वही आपकी वेलोसिटी है, वही निकालनी है, स्पीड निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f इंटू लेमडा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी 1000 और मल्टीप्लाई किससे कितना करना था, 0.8 से। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 800। यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो 800 मीटर पर सेकेंड मीन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया बॉडी ऑफ मास 5 kg falls from rest from a height 10 meter from the earth surface, the kinetic energy of body on the earth surface will be। देखिए जो अर्थ का सरफेस है वहां पर आपको बताना है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बॉडी देखे तो बॉडी का मास कितना दिया था, 5 kg दिया था और कितनी हाइट दी गई है, तो 10 मीटर की हाइट दी गई है। ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे अभी नहीं है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गई। जब लास्ट पॉइंट पे बॉडी आती है तो यहाँ की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो लास्ट पॉइंट पे होगी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लगा लीजिए, mgh। मास कितना है, मास आपके पास है 5, g कितना है 9.8 और h कितना है 10। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 490 जूल। तो जीरो आंसर ना लगाएगा, 490 जूल इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन को अब देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 2 मीटर का हो रहा है। और कहा गया ओन डायरेक्शन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों अप्लाई कर दीजिए, 20 जूल आपका वर्क आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। 500 ग्राम पैकेट हैविंग वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर। तो देखिए आपको मास और वॉल्यूम दिया गया है, तो पहले आप क्या करिए, डेंसिटी निकाल लीजिए। तो डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पैकेट की डेंसिटी आ जाएगी, तो 500 ग्राम था। ठीक है, और वॉल्यूम क्या था, 300 था। दोनों डिवाइड कर दिए तो 5.3 आ गया। तो ये आ रहा है 5.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको किस में डुबोया गया है, पानी में। पानी की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब देखिए डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इस सॉलिड की ज्यादा है ना, मतलब इस पैकेट की ज्यादा है डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा पानी में। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज हाफ्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए और बी की डिस्टेंस को केवल हाफ किया गया है, मतलब जो डी है, डी को क्या कर दिया गया, d/2 कर दिया गया है। तो जब d/2 करेंगे तो f डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा G m1 m2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। अब d/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इनिशियल कितना था, इतना था, अब क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो बिकम्स 4 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th पे आते हैं। 7th में कहा गया बॉडी ऑफ मास 5 kg और इसमें स्पीड में चेंज आ रहा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड से 40। चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो मोमेंटम का चेंज जो होता है वो हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है 5 है, वेलोसिटी अगर देखी जाए तो मास तो कॉमन था, सेम सेम है, कॉमन ले सकते हैं, v माइनस यू करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 30 मतलब 10, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, तो राइट एंगल पे एंटर करती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो आपको बताना है किधर की ओर होगा। तो इसमें जो यूज होगा मेथड वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर देंगे। और जब लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए इधर की ओर है तो मोशन ऑफ करंट ऊपर की ओर होगा, ठीक है, मोशन ऑफ करंट किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनटू द पेज अगर देखा जाए आंसर इसमें आएगा, इसको आप करके देख लीजिएगा कि जो थंब होती है, थंब जो होता है ये क्या देता है, फोर्स देता है, ठीक है। जो फोर फिंगर होती है, फोर फिंगर याद रखिएगा, फोर फिंगर क्या देती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देती है। और जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर क्या देती है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट देती है। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों उंगलियां आपस में 90 डिग्री पे हो, तो आपको ये जो आंसर है वो मिल जाएगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनटू द पेज आएगा, और फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th को देखेंगे। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट। देखिए इनसाइड आपको बताना है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो बिल्कुल वो यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म मतलब सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन में कहा गया अ व्हाइट लाइट बीम एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, तो जो स्प्लिटिंग होती है 7 कलर में उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे 11 में कहा गया अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको क्या होगा, उसको नियर बाय थिंग्स जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, नियर बाय थिंग्स क्लियरली विजिबल नहीं होगी, लेकिन फार अवे जो दूर की चीजें हैं वो विजिबल होंगी। तो कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में कहा गया वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। तो देखिए वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर के पास कोई भी करंट नहीं आएगा। तो जो इसको वोल्टेज मेजर करना होता है बिल्कुल सही मेजर करता है। तो यहाँ पर अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो यही कह रहा है इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, मतलब वोल्ट मीटर बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट लेता है सर्किट से, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट जो होती है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो इंक्रीजेस हेविली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जो न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो न्यूट्रल वायर होता है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो लाइव वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से फायर भी लग सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट पे आएंगे, 14th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, तो इलेक्ट्रिक पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पूछा गया है। तो आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है, आई आर स्क्वायर अगर देखा जाए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, गलत है, वी आई होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है, तो यहाँ पर आई आर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, ये फॉर्मूला नहीं है पावर का। नेक्स्ट पे आएंगे, 15th क्वेश्चन में कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ एल एंड एरिया इज 4 ओम, तो रो आर क्या फॉर्मूला अगर देखा जाए रो एल अपॉन ए होता है, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 4 ओम दी गई है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, लेंथ को एल बाई 2 कर दिया, तो आर डैश अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो रो इंटू एल की जगह क्या हो जाएगा, एल बाई 2 हो गया, एल अपॉन 2 कर दीजिए, अपॉन एरिया कितना है, डबल कर दिया, तो एरिया को आप डबल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन 4 ए आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1/4 रेजिस्टेंस आ गया। अब पहले रेजिस्टेंस कितना था, 4 था, अब कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 मतलब 1 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 1 ओम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, करंट थ्रू अ रजिस्टर। अब देखिए करंट के बारे में बताना है, जो करंट रजिस्टर में फ्लो होता है वो क्या होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, हम लोग को फॉर्मूला पता है, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो Q आपको दिया गया है 2 कूलम है, और V दिया गया है कितना है, 12 वोल्ट है,
ठीक है, 12 वोल्ट आपको पोटेंशियल दिया है, वर्क आपको बताना है। तो Q इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है। तो W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, V आपको पता है, Q आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 18th पे आते हैं। 18 में कहा गया द लीस्ट डिस्टेंस। अब देखिए लीस्ट डिस्टेंस जो होता है डिस्टिंक्ट डिवीजन का वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछी जाए जो डिस्टिंक्ट डिवीजन की होती है वो इन्फिनिटी होती है। हम लोग की आंखों की रेंज पूछी जाए, रेंज क्या होती है आइस की, तो होती है 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट पे आते हैं 19th क्वेश्चन को देखेंगे। विच कलर ऑफ लाइट इज यूज इन हेडलाइट ऑफ कार इन फॉगी डे। तो देखिए जो हेडलाइट होती है कार की उसमें कौन सी लाइट यूज करी जाएगी फॉगी डे में, तो जो लाइट यूज करी जाती है येलो लाइट होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो लाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, जैसे कॉनकेव मिरर हो गया तो ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब होता है तो आपको पता होना चाहिए इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, बराबर की बनती है। तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल, तो इमेज और पोल, ठीक है, ये इमेज हो गई, ये पोल हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इक्वल टू 2f हो जाएगी। ठीक है, 2f मतलब क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st में कहा गया न्यूट्रॉन पार्टिकल इज हेवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन किससे भारी होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और पॉजिट्रॉन से हल्का है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा गया द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो देखिए जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के पावर को कंबाइन करेंगे और उसकी फोकल लेंथ सेम है, फोकल लेंथ सेम है इसका मतलब ये हुआ कि इसका पावर भी P होगा और इसका पावर हो जाएगा -P। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जो होता है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं तो जो नेट पावर होता है वो सारे पावर्स का सम होता है। तो क्या हो जाएगा, P - P हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 डायोप्टर हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, 0 डायोप्टर विल बी द पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास प्लेट। अब देखिए लाइट जो है कहाँ से कहाँ आ रही है, तो जैसे ये वाटर है और ये ग्लास प्लेट है, तो लाइट वाटर से ग्लास प्लेट में आ रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है कितनी, 9/8 दी गई है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 दिया गया है। अब क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्लास आर इतना। तो देखिए ये स्पीड जो है 3 × 10⁸ ये एयर में है और ये स्पीड कहाँ पर है, ग्लास में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए बताना है। तो म्यू ए तो 1 होता है, आपको म्यू डब्ल्यू मेनली बताना है, मतलब ये वैल्यू आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे, तो म्यू जी जो होता है ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दी गई है कितनी, ये दी गई है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 9/8 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हो गया, अपॉन, अब अपॉन क्या करेंगे आप, अपॉन करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो कितनी है 2 × 10⁸ है। इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 9/4 हो गई, 9/4 × 10⁸ हो गई क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब निकालना क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए चाहिए। अब म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 3 9 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो 4/3 मीन सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनसाइड वाटर एन एयर बबल बिहेव्स लाइक। तो अगर पानी में देखा जाए तो जो एयर का बबल होता है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, याद रखिएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है, लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है, यहाँ से क्या होती है, लाइट डाइवर्ज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अनचेंज रहता है, सेम रहता है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है।
नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो केमिस्ट्री के होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, गैस डीकलराइजेज एल्कलाइन KMnO4। तो एक गैस है जो एल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर देती है, बट डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। लेकिन AgNO3 के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देती। आपको बताना है ये गैस कौन सी गैस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सी गैस की यहाँ बात हो रही है, पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो गैस है वो कौन सी है, C2H4 है। तो C2H4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 सेवंथ पे आते हैं। इसमें कहा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब रिएक्टिविटी में देखा जाए तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है, नाथ का, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, जरा मतलब जिंक, फीके पकाता पीबी है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इससे हम लोग इसको याद करते हैं। और इसके बाद कॉपर आता है Cu, फिर Hg आ जाता है, ठीक है, फिर Ag आता है, फिर Ag और लास्ट में क्या आता है, Au आता है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो ZnCuFeAg, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिंक सबसे पहले आएगा, तो Zn वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद Fe आएगा, उसके बाद Cu आएगा और लास्ट में Ag आएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ A इज 282। अब 282 आ रहा है इसका कन्फिग्रेशन, तो A अगर देखा जाए कैटायन के फॉर्म में होगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बी में जो आ रहा है आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, AB2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो AB2 मींस सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 क्वेश्चन में कहा गया इन अ लैब एक्सीडेंटली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड गेट स्पिल ओवर अ स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड गिर गया, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए न्यूट्रलाइज तुरंत नहीं करना चाहिए एल्कली के साथ, क्योंकि एल्कली भी क्या होती है, कोरोसिव होती है। जैसे एसिड कोरोसिव है वैसे एल्कली भी कोरोसिव होती है। वॉश दी हैंड विद सलाइन सोल्यूशन बिल्कुल गलत है। NaOH अप्लाई नहीं करना चाहिए पानी के बाद। क्या अप्लाई करना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अप्लाई करना चाहिए। पहले उसको पानी से धुलिए और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखा जाए वॉल्यूम जो होता है गैस का वो 22.4 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही है। पेयर ऑफ एलिमेंट बोथ ऑफ विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन किसमें होता है, तो कार्बन में होता है और सिलिकॉन में होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद अनदर मेटल। तो आयरन किससे कोट किया जाता है, तो आयरन की कोटिंग करी जाती है जिंक से, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो सिंगल और डबल बॉन्ड किसमें होती है, तो नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होती है केवल। ऑक्सीजन में देखेंगे तो केवल डबल बॉन्ड होती है। इथीन में देखेंगे तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा और एक H इधर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इथाइन में अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होती है कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। 34th क्वेश्चन पे आते हैं। 34th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करस्पॉन्ड टू अ मेटल। तो मेटल के आउटर मोस्ट सेल में याद रखिएगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन मेटल है, हेलाइड है, हेलोजन है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नोबल गैस है, हीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एसिडिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट। अब जितने भी याद रखिएगा जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़ दिया जाए, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी सारे सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जितने नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, NMO मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। C के साथ जब O2 जुड़ेगा तो बना देगा CO2। तो ये कैसा है, ये एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसलिए क्या है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन ऑब्टेनिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट व टेम्परेचर। देखिए जब हम लोग हीट करते हैं एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। उस सॉल्ट का नाम आपको बताना है। तो सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, CaSO4.2H2। और इसको जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो हम लोग को POP मिलता है। और POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2O होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ हेल्दी पर्सन, तो कोई भी हेल्दी पर्सन है उसके स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38th क्वेश्चन पे आते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो हम लोग कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl को ऐड करेंगे किसमें, ठीक है, तो NaCl में अगर AgNO3 ऐड करें, AgNO3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। और यही जो AgCl होता है इसका कलर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, तो यही व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका हो जाएगा AgCl। तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, AgNO3 को ऐड करना पड़ेगा। 39 क्वेश्चन पे आते हैं, द रिएक्शन, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि हम आपको लिख देते हैं ऊपर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करी आ रही है, H2 के साथ करी गई है, और बन क्या रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, दैट इज एडिशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ मास कितना है, 60 है, और एटॉमिक मास अगर कार्बन का देखा जाए 12 होता है, 12 5 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 41st पे आते हैं, इसमें कहा गया हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। अब देखिए सल्फर का अगर देखेंगे तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करिए, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो 8/3 टाइम्स हो जाएगा सही आंसर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। 42 पे आते हैं, 42 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम में गैस है और लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा होता है क्लाउड में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। तो आइस मिक्सचर नहीं है तो वाटर है, कॉपर सल्फेट भी कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, कार्बन भी एक एलिमेंट है, मिक्सचर नहीं है, तो विनेगर जो है ये मिक्सचर है, और इसमें क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, CH3COH इसका फॉर्मूला होता है, प्लस वाटर होगा, इसलिए क्या है, एक मिक्सचर है। नेक्स्ट पे आते हैं, इमल्शन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ। अब देखिए जो इमल्शन होता है वो कैसे बनता है, जब हम लोग दो इमिक्सेबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, मिक्स मतलब जो घुल नहीं पाते हैं, ऐसे दो लिक्विड को जब मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, इमल्शन बनता है। 45 क्वेश्चन पे आते हैं, 45 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। तो आपको बताना है कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, तो लेड जो है मेटल है, कैडमियम मेटल है, सिलिकॉन जो है ये मेटेलॉइड है, यही नॉन मेटल, मतलब ये नॉन मेटल होगा, मेटेलॉइड है ये, तो ये नॉन मेटल हुआ, ठीक है, ये भी मेटल है, कैल्शियम भी। नेक्स्ट पे आते हैं, 46 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन। ऑफ सब्लिमेशन किस में होगा, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गया, ठीक है, एक कंपाउंड याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें भी सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो सॉलिड होता है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय। अब गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। 48 पे आते हैं, इसमें कहा गया एट व्हाट टेम्परेचर द थर्मामीटर रीडिंग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होंगी। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा -40 डिग्री पे सेम होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको गैस में देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गैस में देखने को मिलेगा और उसके बाद लिक्विड में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, सॉलिड में। सॉलिड में ना के बराबर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसमें होगा डिफ्यूजन, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, किसमें नहीं होगा, तो सॉल्ट और सैंड में डिफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब गैस की इनमें क्या प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाई फ्लूइडिटी फ्लो कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये भी सही है, कॉम्प्रेस हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड की होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सी प्रॉपर्टी गैस की नहीं है, तो गैस की हाई डेंसिटी नहीं होती, क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। तो इस तरीके इसमें कहा गया द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, तो एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से हो रही है। क्या बनता है, तो बनता है NaCl प्लस H2O बनेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्योंकि पूछा गया है कि कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आंसर आ जाएगा CO2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो देखिए आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है,
ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कैसे इसको बता पाएंगे, जैसे ZnO है तो ZnO से जब आप Zn पे आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें तो है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया। और जब ऑक्सीजन गायब होता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, क्या हो गया, ये रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर C है, कार्बन अकेला है और इसमें ऑक्सीजन लग गया, तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखिए जिसके पास कार्बन नहीं होती है वही तो ऑक्सीडाइज होगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है वही तो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीजन किसके पास नहीं है, कार्बन के पास, तो कार्बन इसमें मतलब जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी में पूछा था कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, तो रिड्यूस वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, तो ZnO जो है वो इसमें सब्सटेंस रिड्यूस होता है। अगर इसमें पूछते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि ये भी पूछा आता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा कार्बन। तो सारी चीजें आपको केवल और केवल किधर देखने को मिलती है, LHS, मतलब आपका रिएक्टेंट साइड जो है इस पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब देखिए मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो देखिए ऑप्शन ही नहीं है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड आप वर्ड याद रखिएगा MB। मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, तो यहाँ पर कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे, बेसिक ऑक्साइड बनेंगे, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब देखिए जो कंपाउंड आपको दिया है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, और एक डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है ये ईन है, एल्कीन है, और क्योंकि 4 कार्बन है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्यूटाइन दे दिया है, गलत है, ये ब्यूटीन होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें, ब्यूटीन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, और इसको वन ब्यूटीन कह सकते हैं। वन ब्यूटीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कार्बन जो है, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन पे लगी हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड। तो देखिए कार्बोनेट ओर को जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। सी से कार्बोनेट याद रखिएगा और सी से कैल्सिनेशन याद रखिएगा। सल्फाइड ओर अगर यहीं पे होता, क्या होता, सल्फाइड ओर होता, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। कार्बोनेट और जब भी होगा यहाँ पर जो ऑक्साइड में कन्वर्जन होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, रोस्टिंग प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कहा गया है द एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस के हिसाब से हमको इसको अरेंज करना है, तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देखिए जब हम लोग यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, बोरॉन आ गया, ये सबके सब पीरियोडिक टेबल में एक ही लाइन में आते हैं और लेफ्ट से राइट आते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा लेफ्ट से राइट जाने पे होता क्या है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब अगर साइज डिक्रीज होता है तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है लिथियम, तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा लिथियम। फिर क्या आता है, फिर बेरिलियम आता है, तो लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाएगा, तो देखिए दोनों में ही वही है। ठीक है, लिथियम, फिर क्या आता है, फिर आता है बोरॉन, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और लास्ट में कौन आएगा, कार्बन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड। तो देखिए मरकरी का जब भी एलॉय होगा, मरकरी का सिंबल याद रखिएगा Hg होता है, इसका एलॉय जब भी होगा तो उसको अमालगम बोला जाएगा। क्या बुलाएगा, अमालगम बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टील जो है वो किसका एलॉय है, तो आयरन के साथ जब कार्बन मिला देते हैं, निकल मिला देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। अच्छा ब्रॉन्ज पूछा जाए, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो कॉपर के साथ जब हम लोग क्या मिला देंगे, जिंक मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। और ब्रास क्या होता है, तो कॉपर के साथ जब टिन मिला देते हैं तब ब्रास बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन्स। ठीक है, क्या होता है, एल्केन्स होते हैं। अभी जो एल्केन्स होते हैं ये कैसी रिएक्शन फॉलो करते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन कभी नहीं होगी। एडिशन रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड में, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस उसमें हो सकती है। नेक्स्ट में आते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए कोल जब बर्न हो रहा है तो इसको रिएक्शन को क्या लिखते हैं, कोल को सी लिखते हैं, सी से कोयला, मतलब एक तरीके से सी से कार्बन होता है और कार्बन ही एक कोल है।
और बर्निंग ऑफ कोल है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो C+O2 क्या दे देगा, CO2 दे देगा। अब आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, तो A+B रिएक्शन क्या दे रहा है, C दे रहा है। तो दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजेज इथेनॉल टू। अब देखिए एल्केलाइन KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर इथेनॉल है, जैसे C2H5OH है, ठीक है, और इसमें अगर एल्केलाइन KMnO4 हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जो एल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ कार्बन कितने हैं, 2। तो अब जो एसिड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी कितने कार्बन होंगे, 2, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें कहा गया एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आउटर मोस्ट शेल में देखिए वन इलेक्ट्रॉन आया। आउटर मोस्ट शेल में याद रखिएगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब भी आपके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो मेटेलॉइड होगा या सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए 6 है 7 है, ठीक है, 6, 5, 6, 7 अगर है, 5 है या 6 है या 7 है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको क्या कहा जाएगा, नोबल गैस कहा जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब देखिए रिएक्टिविटी के हिसाब से इसको अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर आप देखेंगे इसमें कौन सा है, तो मैग्नीशियम जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, फिर लेड होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए क्या है, सही है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज जो क्लास 9th की किताब में लिखी है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, रैंसिडिटी किसका एग्जांपल होता है। तो रैंसिडिटी वो फिनोमेना होता है जिसमें जो फूड होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने पे उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसका टेस्ट और स्मेल जो बदल जाती है, उसी को रैंसिडिटी कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, ऑन मिक्सिंग वाटर टू एन एसिड। देखिए एक एसिड था और उसमें हमने क्या कर दिया, वाटर को मिक्स कर दिया। अब जब वाटर को मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन H+ आयन का रिड्यूस होगा तो पीएच ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पीएच इंक्रीज होता है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, 35th क्वेश्चन में कहा ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले याद रखिएगा, तो CaOCl2 होता है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा गया कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, कैसे बनता है, तो CaOH होल ट्वाइस ले लीजिए, इसको कोई स्लेक्ड लाइन कहते हैं, और इसमें क्लोरीन गैस पास करा दीजिए, तो आपका ये CaOCl2 बन जाएगा। तो इसमें ये दोनों चीजें जो हैं ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 36 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। अब देखिए पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट इनमें से कौन होगा, तो जो फ्लाई ऐश होती है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होगा। जैसे जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो सब के सब पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट में कहा गया हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय। तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ पे आती हैं उसको ब्लॉक कौन करता है, तो उसको ओजोन ब्लॉक करता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ओजोन है ये किस लेयर में पाया जाता है अर्थ के, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा एक चीज और इसी में बता देते हैं आपको कि जो इंफ्रारेड रेज आती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज जो आती हैं इनको एब्जॉर्ब करने का कौन काम करता है, तो इनको एब्जॉर्ब अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से एक फिनोमेना होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये आर एनवायरमेंट चैप्टर में ये सारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, 38th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या हो गया, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी कर सकते हैं, हाइडल मतलब वाटर से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन जो कोल वाली एनर्जी होती है, कोल को रिन्यू नहीं कर सकते, कोल एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त रहेगा।
नेक्स्ट पे आते हैं 39th क्वेश्चन में कहा गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछेगी ग्लास में कितनी हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी, तो 3 इंटू 10⁸ तो एयर में होती है, अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उसे डिवाइड कर दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं 40th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। अब बोला गया है ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। अब रियल इमेज किस में प्रोड्यूस होगी, तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल प्रोड्यूस करता है, कभी ये रियल नहीं प्रोड्यूस करता। कॉनकेव मिरर में रियल हो सकती है, कॉनकेव लेंस में अगर आप देखेंगे तो कॉनकेव लेंस में देखिए, कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है। कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करिए, यहाँ पे वर्चुअल होती है, तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं 41st क्वेश्चन में कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने इधर कहीं रख दिया यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस दी गई कितनी दी गई, 0.25 मीटर दी गई है। पूछा क्या गया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है तो इमेज इसकी यहाँ बनेगी, और ये दूरी कितनी होगी, तो ये भी 0.25 होगी। आपसे पूछा गया बताइए टोटल दूरी कितनी है, तो 0.5 हो जाएगी, तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं 42 क्वेश्चन में कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। मतलब जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो इमेज फोकस पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पूछा गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। 43rd क्वेश्चन में कहा गया द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट है जब वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, तो उस फिनोमेना को कहा जाता है क्या, डिस्पर्जन कहते हैं। इसमें बच्चे स्कैटरिंग लगा देते हैं, गलत है, इसमें डिस्पर्जन सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं, इस बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए सर्कुलर कॉइल अगर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, तो करंट पे पहली चीज तो डिपेंड करेगी ही करेगी, दूसरा इसका रेडियस पे भी डिपेंड करती है। जो रेडियस आपको दिख रहा है, जितना कम रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, कहाँ पर, सेंटर पे। और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। लेकिन जो कॉइल की लेंथ है इस पे डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 45th क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया द लॉ स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब देखिए जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब अगर प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस लॉ को क्या कहा जाएगा, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहा जाता है, कूलम्स लॉ, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर रो क्या है लिख देते हैं, रो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो है क्या, रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। एल क्या है, लेंथ होता है वायर का, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और ए क्या है, एरिया नहीं है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, याद रखिएगा, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ रेजिस्टेंस, तो वही पूछा गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें कहा गया है द लॉज स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन। देखिए वही सेम क्वेश्चंस आ गए, इसको हटाते हैं, पेज वही आ गया है। अब नेक्स्ट में देखिए 47th क्वेश्चन में कहा गया व्हेन 3 रेजिस्टेंसेस, 5 ओम दिया है पहला, ठीक है, दूसरा क्या दिया है, 15 ओम दिया है, और तीसरा क्या दिया है, 60 ओम दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका नेट बताना है, तो 1 अपॉन आर नेट आपको पता होगा, पैरेलल में लगे हुए हैं क्योंकि बोला गया पैरेलल में, तो आप कर लीजिए 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/60। एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले में 12 आ जाएगा, दूसरे में 4 आ जाएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 61 हो गया, 15 4 जा 60 और 5 हाँ ठीक, तो आंसर आ जाएगा 60। अब अगर आरनेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 अपॉन, ठीक है, 60 अपॉन आ जाएगा 12 4 16 17 17 ओम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ये कुछ दिए नहीं है इससे रिलेटेड, 17 4 जा, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि वैल्यू उसके आसपास ही है। लेकिन ये क्वेश्चन फिलहाल
ऑप्शन के हिसाब से गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेट रेजिस्टेंस पूछा गया और सबके सब पैरेलल में लगे हैं। अगर ये 60 ना हो के 6 होता तब शायद कुछ आता, लेकिन चलिए छोड़िए, कैसे करना आपको बता दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। एम मीटर याद रखिएगा सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। 49th पे आते हैं, इसमें कहा गया टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड, तो वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करेंगे आप, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एम मीटर होता तो उसको किसमें कनेक्ट करते, सीरीज में कनेक्ट करते। नेक्स्ट में कहा गया है बोथ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड। अब देखिए लेंथ को भी डबल कर दिया, ठीक है, और एरिया को भी डबल कर दिया। दोनों चीजों को अगर डबल कर देंगे तो फॉर्मूला जो हम रखते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाए, कट जाएगा, आंसर R ही रहेगा, तो रिमेन सेम, इसलिए आंसर आता है। नेक्स्ट में आते हैं इन प्लांट ट्रांसपीरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। अब ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, जो लीफ होती हैं उसमें मेनली ट्रांसपीरेशन होता है, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं और उससे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, वाटर का एक्सचेंज होता है, ये कह सकते हैं वाटर बाहर निकलता है। अब ये ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। 52nd में कहा गया विच इज नॉट ट्रू अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या गलत है, तो डज नॉट जनरेट एनर्जी। देखिए क्या पूछा गया है, विच इज नॉट ट्रू, तो यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, यही इसका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट में आते हैं 53rd में कहा गया डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीट कहाँ होता है, तो फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है डायस्टेज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं, याद करने हैं आपको केवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ शुगर है, इसमें और कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या नहीं होती, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रैक्स भी होता है, मीजल्स भी होता है। मीजल्स जो है यह बैक्टीरिया से नहीं होगा, ठीक है, ये किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। बाकी तीनों जो बीमारियां हैं ये किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 57 में कहा गया एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो जो देखिए एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है इन विच टाइप ऑफ, कैसे प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो देखिए जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे उसमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है। 58th में कहा गया वेना केवा इज कनेक्टेड टू, वेना केवा किससे कनेक्टेड होता है, तो राइट एट्रियम से कनेक्टेड होता है। 59th में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया है फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम्स, तो 50s प्लस 30s क्रोमोसोम्स हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपका आएगा किडनी, ठीक है, स्किन नहीं आएगा, गलत टिक हुआ है इसमें। नेक्स्ट में कहा गया हेल्दी पर्सन यूरिन इज पेल येलो, तो हेल्दी पर्सन जो भी है उसका जो यूरिन होता है पेल येलो होता है, ऐसा क्यों है, तो यूरोक्रोम की प्रेजेंस से ऐसा होता है। 62nd क्वेश्चन में कहा गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो देखिए एक तरीके का एपिथेलियम टिश्यू दिया है, ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, तो ये ट्रैकिया में पाया जाएगा, ठीक है। वैसे पाए ये यूट्रस में जाता है, लेकिन मेन जो है वो ट्रैकिया, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट जो होते हैं उसमें मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं 63rd में कहा गया वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, तो 4 को याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो मशीन है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मरकरी यूज होता है और जो होता है वो कितना होता है, तो 120-80 होगा, इसको हाई बीपी कहते हैं और इसको लो बीपी कहते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय, इमोशन कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये इमोशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन कहा गया गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो है ये मेनली किससे रिलेटेड होता है, तो हॉर्टिकल्चर से, किससे, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर फ्रूट इन सबको उगाते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन, वही सेम आ गया 120/100 हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चंस आ गए, इसको बदलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग को एसएसटी के भी दिए, उसको भी देख लेते हैं। बाय एनी कंट्री फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू, तो देखिए जैसे भारत है, भारत में फंडामेंटल राइट्स किसको दिए जाते हैं, तो सिटीजन को दिए जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सरोजिनी नायडू वाज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल, तो नाइटिंगेल का टाइटल किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, किसको, सरोजिनी नायडू को। इसी में नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी ना लगा दीजिएगा, 26 नवंबर है,
ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ था। 70th क्वेश्चन में कहा गया टीचर्स डे जो है वो किसके मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। नेक्स्ट में आते हैं प्राइमरी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच स्पेसिफाई हाउ कंट्री शुड बी गवर्न, तो कैसे कंट्री को गवर्न होना है, ठीक है, कौन से राइट सिटीजन को मिलेंगे, तो ये सब चीजें कहाँ लिखी हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। 72nd क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया है डेमोक्रेसी डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय, अब जैसे भारत है तो भारत में डेमोक्रेसी है, तो जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं उसको कौन लेता है, तो इलेक्टेड रूलर्स ही तो लेते हैं, कोई भी थोड़ी ना ले सकता है कि प्रेसिडेंट ने ले लिया, आर्मी ऑफिशियल नहीं। मेन कौन लेता है, देखिए जो डिसीजंस होंगे वो लेता कौन है, इलेक्टेड रूलर लेता है, लेकिन किसके नाम पे वो सारी चीजें फॉलो करी जाती हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे। तो प्रेसिडेंट एक तरीके से हेड तो है, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है, इलेक्टेड रूलर्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, 73rd है। वैसे इसमें अगर आप देखेंगे रूलर शब्द जो आता है, रूलर शब्द इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर देता है, क्योंकि रूलर रूल करने नहीं बैठे हो लोग, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ही लगाएगा, ये सबसे सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि रूलर आ गया तो गलत, इलेक्टेड मेंबर्स होते तो एक बार सही रहता, तो इसमें प्रेसिडेंट ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राईलैंड क्रॉप, तो ड्राईलैंड मतलब जिसको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ऐसे क्रॉप कौन सा है, तो मेज भुट्टा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया खारिफ क्रॉप आर यूजुअली शोन इन बिगिनिंग ऑफ, तो जो खारिफ क्रॉप है उसको कब बोया जाता है, तो जैसे ही बरसात चालू होती है तैसे ही खारिफ क्रॉप को बो देते हैं, और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा याद रखिएगा राइस, ठीक है, चावल जो है ये खारिफ क्रॉप है, इसको बोते हैं कब, जुलाई में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए इसमें कहा गया है प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया, तो मेन सोर्स लिवलीहुड का भारत में क्या है, तो ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने प्लेलिस्ट हालांकि बना दी है इसकी, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, और बाकी हम लोग को जहां जहां से पेपर मिलते चले आएंगे हम आपके लिए क्वेश्चंस पेपर में जो भी सोल्यूशन है उसको लाते जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।